नीलम ने अमित के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी और चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठकर जमीन को ताकने लगी। अमित ने नीलम के झुके हुए चेहरे पर नजर डाली। अमित को लगा नीलम अभी अभी रो कर आई है। अमित रोजाना ही नीलम को उदास देखता था। वैसे नीलम रोती बहुत कम थी। वो जानता था कि नीलम के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसीलिए उसने पूछकर नीलम को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने प्यार भरे स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली क्या? नहीं। नीलम की आवाज़ हल्की सी कांप रही थी। क्यों? माँ जी कह रही हैं कि उन्हें इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि वो चाय पीने के लिए भी बैठ नहीं सकती और पिताजी को चाय नुकसान करती है। तो पिताजी को दूध दे देती। मैं गई थी लेकर, लेकिन उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। अमित चाय का प्याला हाथ में लेकर माँ पिताजी के कमरे की ओर जाने लगा तो नीलम धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतजार में मत बैठी रहना। माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। नीलम ने चाय नहीं पी। उदास नजरों से वो खिड़की से बाहर देखती रही और सोचती रही कि काश वो भी हवा में उड़ते बादलों की तरह आज़ाद और बेफिक्र होती। फिर उठकर रसोई घर में चली गई। नीलम के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वो किसी को भी कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई गरीब बीमार उनके पास आता तो वो उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते थे, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे अपने पास से ही दे देते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि वो जितना काम व मेहनत करते थे उतना पैसा नहीं कमा पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली। जो थोड़ा बहुत पैसा जमा था वो भी खत्म हो गया। उनकी पत्नी तो बहुत पहले ही बेटे के जन्म के बाद ही चल बसी थी। नीलम के पिता के गुजर जाने के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा और कोई संपत्ति नहीं बची थी। सबसे बड़ी होने के नाते नीलम ने घर का भार संभालना अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में टीचर की नौकरी कर ली। अब इस समय उसकी छोटी बहन पूनम मेडिकल कॉलेज के लास्ट ईयर में थी और भाई अनुज बीए के सेकंड ईयर में। अमित ने जब नीलम के सामने शादी का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि जब तक पूनम पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती तब तक वो इस शादी की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर अमित ने आश्वासन दिया था कि शादी में वो कुछ भी खर्चा नहीं होने देगा और शादी के बाद भी नीलम अपना वेतन अपने मायके में देने के लिए आज़ाद होगी। अमित का तर्क ये था कि वो एक दोस्त होने के नाते उस परिवार के लिए वो सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के बाद कर सकेगा। ये तर्क नीलम को भी ठीक लगा था। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वो खुद को बहुत ही अकेला और बेबस सा पाती थी। उसने सोचा अगर उसे अमित जैसा जीवन साथी जो उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी। फिर भी नीलम की आशंका थी कि इकलौता बेटा होने के कारण अमित से उसके माता पिता को बहुत सी आशाएं होंगी, बहुत सी उम्मीदें होंगी और इसीलिए शायद उन्हें बिना दहेज की लड़की को अपनी बहू बनाने में ऐतराज हो सकता है। पर अमित ने इस बात को टाल दिया था। उसका कहना था कि उसके माता पिता उसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि उसकी इच्छा के सामने वे दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। अमित के पिता सतीश जी एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर नहीं उठ सके थे। अमित उनकी आशाओं से बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया था। उसकी अच्छी तनख्वाह से अब घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। अमित सोचता था कि उसके माता पिता उसकी इतनी अच्छी तनख्वाह से ही इतने ज़्यादा संतुष्ट हैं कि नीलम के वेतन की ज़रूरत भी महसूस नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वो अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने अपने इकलौते बेटे की शादी बिना दहेज लिए सिर्फ इसलिए की थी कि बहू अपने वेतन से वो कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वो आशा पूरी नहीं हुई तो वे नाराज हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया है। अमित अपने माता पिता के कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ सविता पलंग पर लेटी हुई थी और उसके पिता सतीश जी पास ही पड़ी कुर्सी पर बैठे अखबार देख रहे थे।
अमित बोला। माँ, नीलम कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं। चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर और क्या लेंगी? नीलम पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊंगी। मैं तेरी माँ हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊं? क्या करूं, उम्र से मजबूर हूं, अब काम भी नहीं होता। तो फिर क्यों नहीं नीलम को रोटी बनाने देती माँ? वो तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा खाना बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है अमित? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडी रोटी खाते देखा है? फिर एक गहरी सांस लेकर माँ बोली। माँ बाप अपने बेटे की शादी कितने अरमानों से करते हैं। सोचते हैं कि घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर, इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। बिजनेसमैन श्यामलाल जी की बेटी से तेरी शादी होती तो कितना अच्छा रहता, क्योंकि वो 25 लाख रुपए नकद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी बड़ी रकम लेकर आती, वो क्या आपकी सेवा कर पाती? कार में उसे घुमाने, फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधे से ज़्यादा वेतन स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसके उल्हाने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते हैं। और माँ, अगर मेरी शादी अभी तक हुई ही न होती तो क्या होता? तब भी तो इस घर में सिर्फ मेरी तनख्वाह आ रही होती। अगर नीलम कुछ लाई नहीं तो वो अपने ऊपर खर्च भी तो कुछ नहीं कराती। तुमसे कितनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना पसंद ही नहीं। अब तुम ही बताओ माँ, ये समस्या कैसे हल हो? सविता के पास जो समाधान था वो उसके बिना बताए भी अमित जानता था, सो वो चुप रही। अमित ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो माँ। पूनम ने अपने लास्ट ईयर के एग्जाम दे दिए हैं, अब उसका खर्च तो खत्म हो ही जाएगा और वो जल्दी ही डॉक्टर बन जाएगी। अनुज भी 1-2 साल में नौकरी करने की काबिल हो जाएगा और उसी के साथ नीलम की उन दोनों के लिए जिम्मेदारियां भी खत्म हो जाएंगी। फिर वो नौकरी छोड़ देगी। अरे, एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वो इसलिए पैसा जमा करती रहेगी कि बहन की शादी करनी है। अमित हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता आप क्यों करती हैं माँ? पूनम डॉक्टर बनकर खुद ही अपनी शादी के लिए बहुत सारा रुपया जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है, तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, तेरे पिताजी को तो फल वगैरह मिलने ही चाहिए, नहीं तो इनका शरीर कैसे चलेगा? तभी नीलम 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आई। अमित हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो सिर्फ पिताजी की जरूरत की बात कर रही थी, नीलम तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है। अब पी लो, नीलम इतने प्यार से लाई है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं घर में अक्सर होती रहती। माँ पिताजी का असंतोष जितना बढ़ता जाता, अमित का नीलम के प्रति उतना ही मान और प्यार बढ़ता जाता। शादी के बाद नीलम ने एक बार भी नहीं कहा कि अमित ने उसे जो आश्वासन दिए थे वो निराधार थे। उसने कभी ये नहीं कहा कि अमित के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे काबिल बनाने के लिए उतना ही पैसा और समय खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी फर्ज नहीं है कि वो अपने बहन भाई को काबिल बनाने में मदद करे? वो तो अपने सास ससुर की सेवा करने में भी किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कामों में उलझ जाती है। कभी भी उसने अमित से कोई गहने कपड़ों की मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियां लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती, पर उसके माथे पर शिकन तक नहीं आती थी। नीलम ने हालातों से समझौता कर लिया था। उसे देखकर अमित उससे काफी प्रभावित था। यही बात वो अपने माता पिता को समझाने की कोशिश करता था, लेकिन वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वे घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत माहौल बनाए रखते, सिर्फ इसलिए कि वे बहू को ये बतलाना चाहते थे कि वो अपने भाई बहन के ऊपर जो पैसा खर्च करती है वो ससुराल वालों के हक को मारना है। एक सुबह नीलम स्कूल के लिए तैयार हो रही थी, तभी उसे सास की पुकार सुनाई दी तो वो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने बताया
कि सतीश जी जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे, तब एक स्कूटर वाला उन्हें टक्कर मारकर भाग निकला और वे सड़क पर गिरे पड़े हैं। नीलम तुरंत उस जगह पहुंची। उसके ससुर बेहोश पड़े थे। एक पत्थर से टकराने के कारण उनके सिर से बहुत खून निकल रहा था। नीलम कुछ लोगों की मदद से उन्हें उठाकर घर ले आई। उसने जल्दी से पूनम को फोन किया। पूनम ने कहा कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। नीलम ने अपनी छुट्टी के लिए स्कूल में फोन कर दिया और जल्दी जल्दी अस्पताल के लिए जरूरी सामान रखने लगी। तभी पूनम आ गई। जितनी मरहम पट्टी करना संभव था उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। पूनम अपने स्वभाव और व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सबकी प्रिय थी। ये जानकर कि उसका कोई करीबी रिश्तेदार अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके डॉक्टर दोस्तों ने सारे इंतजाम चुटकियों में कर दिए। घबराहट के कारण सविता को लग रहा था कि उनके शरीर में जैसे बिल्कुल ताकत ही नहीं है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मची हुई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उनके रिटायर्ड पति को इतने बड़े और अच्छे हॉस्पिटल में इस तरह का विशेष इलाज मिल सकेगा। बीच बीच में नीलम आकर सास को धीरज बंधाने की कोशिश करती रही। नीलम का छोटा भाई अनुज भी ये खबर मिलते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भागदौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक दोस्त ने उसे अपनी कार दे दी थी। अमित ऑफिस के काम से शहर से बाहर गया हुआ था। नीलम ने उसे भी घटना की सूचना दे दी और कहा कि यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं, अनुज और पूनम यहाँ सब संभाल लेंगे। 5-6 घंटे बाद सतीश जी को आईसीयू से रूम में शिफ्ट किया गया। पूनम ने बार बार नीलम की सास को तसल्ली दी कि सतीश जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अब जाकर माहौल थोड़ा शांत हुआ तो सविता ने कमरे में चारों ओर देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफी महंगा पड़ेगा। जब उन्होंने ये आशंका जताई तो अनुज बोला, माँ, आप 2 बेटों की माँ होकर खर्च की चिंता क्यों करती हैं? मेरे होते हुए अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो मैं बेटा होने का हक कैसे पाऊंगा? अनुज की बात सुनकर नीलम हंसकर बोली, माँ जी, आज इसने पिताजी को अपना खून दिया है ना, इसीलिए ये बढ़ चढ़कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। ये सुनकर सविता की आंखें छलछला आईं। वो सोच रही थी कि अगर नीलम ने अपनी बहन की पढ़ाई में मदद ना की होती तो क्या आज पूनम डॉक्टर होती और क्या उसके पति को ये सब सुविधाएं मिल पाती? श्यामलाल जी का बेटा क्या अपनी बहन को इतना सारा दहेज देने के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? ठीक होकर सतीश जी जब घर आए तब तक सविता के मन की सोच नीलम के प्रति बिल्कुल ही बदल चुकी थी। रात को पति को जल्दी खाना खिलाकर वो नीलम के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी उन्हें नीलम के भाई अनुज के आने की आवाज सुनाई दी। अनुज की आवाज सुनकर खुशी से उनका चेहरा चमक उठा। अनुज ने एक पैकेट लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और बोला, माँ, मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है। पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। ये सुनकर सविता हैरान रह गई। फिर नाराज होते हुए बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कोई गलत असर नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी करने का समय नहीं मिलता। मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगी। जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा मैं इस पैकेट को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अरे माँ, आप तो जीजा जी से भी ज्यादा धमकियां दे रही हैं। चलिए, मैंने आपकी बात मान ली, अब जल्दी से ये पैकेट खोलिए। अनुज ने स्नेह से कहा। पैकेट खोला तो सविता स्तब्ध रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, अरे पगले, मैं बुढ़िया ये साड़ी पहनूंगी? इतनी अच्छी साड़ी अपनी दीदी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ, अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और अनुज ने सविता का हाथ जबरन अपने सिर पर रख लिया। ये देखकर सविता हंसे बिना नहीं रह सकी और बोली, तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद देने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन हमेशा बहुत खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। मैं तो बस यही कामना करती हूँ। थोड़ी देर पहले ही आकर दरवाजे पर खड़ा हुआ अमित ये सब देखकर हैरान था, पर वो तुरंत ही समझ गया और उसके चेहरे पर खुशी और सुकून छा गया।